थोड़ी देर में एक सुनसान सड़क पर, जहां एक बहुत पुराना वेयरहाउस था, वहां आकर प्रशा की कार रुकती है। पृथ्वी और प्रशा के और गार्ड्स वहां पहले से मौजूद थे। पृथ्वी जल्दी से आकर प्रशा के सामने का गेट खोलता है, पर प्रशा उतरती नहीं है। प्रशा जोर से पृथ्वी और मिस्का को कहती है, डील अभी कैंसिल करो और निकलो सब यहाँ से, अभी। इतना बोल वह मिस्का को गाड़ी चलाने का ऑर्डर देती है। मिस्का कंफ्यूजन से प्रशा को देखती रहती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया था कि अभी हुआ क्या। पर मिस्का ज्यादा ना सोचते हुए प्रशा की बात मान गाड़ी को रिवर्स करती है और वहां से निकल जाती है। प्रशा के गार्ड्स भी उसके पीछे वहां से निकलते हैं। पृथ्वी उस डील को कैंसिल कर पीबी बंगले के लिए निकल जाता है। वहीं उनसे थोड़ी दूर एक अंडरग्राउंड जगह पर, जहां सामने बड़े बड़े मॉनिटर्स लगे थे और उन पर काफी जगहों की फुटेज चल रही थी, वह जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। करीब 8 से 9 लोग उन मॉनिटर्स के सामने बैठे कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां बहुत तेजी से चला रहे थे। उन्हीं लोगों के सामने 3 आदमी खड़े थे, जो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। उन तीनों का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो कोई नॉर्मल लड़के भी नहीं लग रहे थे। उनमें से बीच में खड़े शख्स ने बेहद कठोरता से कहा, ऑफिसर्स, डार्क ब्लड के मिशन पर काम रुकना नहीं चाहिए। हमें एक दूसरे मिशन के लिए कल शाम निकलना है। इज दैट क्लियर? उसकी इतनी जोरदार आवाज सुनकर वो लोग एक साथ बोले, यस चीफ। इतना बोल वो तीनों लड़के वहां से निकल गए। उनमें से एक लड़का कल के मिशन की तैयारी के लिए आर्मी बेस चला गया, वहीं बाकी दोनों एक जीप में बैठे और वहां से निकल गए। दोनों के चेहरे सर्द थे, बेहद सख्ती थी उनके चेहरे पर। दूसरी तरफ प्रशा थोड़ी दूर जाते ही मिस्का को गाड़ी रोकने को बोलती है। यह सुन मिस्का शॉक्ड थी, क्योंकि वह जानती थी कि प्रशा इस रूप में यहाँ सेफ नहीं है। तो मिस्का ने गाड़ी रोकने से मना करना चाहा, लेकिन प्रशा की घूरती नजरों ने उसके शब्द उसके मुंह में ही रोक दिए। वह हकलाते हुए बोली, बॉस, हम यहाँ क्यों रुके हैं? इतना पूछ वह प्रशा का चेहरा देखने लगी। प्रशा एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, गार्ड्स को बोलो कि वो लोग मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर ही रहेंगे और बाहर निकलो। बाइक अरेंज है, बाइक से घर जाएंगे हम। यह सुन मिस्का खुश हो जाती है। वह फटाफट अपने लोगों को कॉल करके सब समझाती है और कार वहां से ले जाने का ऑर्डर देती है। सारे गार्ड्स मिस्का की बात मानते हुए वही करते हैं। कार से निकल मिस्का और प्रशा अपनी अपनी बाइक लेते हैं और मुंबई की सड़कों पर दौड़ाने लगते हैं। दोनों बहुत स्पीड में अपनी बाइक भगा रहे थे। काफी दूर आने पर प्रशा के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। मिस्का अपना सर घुमाकर प्रशा को देखती है, तो उसके चेहरे पर यह डेविल स्माइल देख हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूजन के मिलेजुले भाव आ रहे थे। प्रशा के पीछे चलते चलते मिस्का को पता ही नहीं चला कि प्रशा और वह जंगल वाले एरिया में एंटर कर चुके हैं। मिस्का को जब अंदाजा होता है कि वो लोग जंगल में आ चुके हैं, तो वह प्रशा से कहती है, प्रशा, यार तू कहाँ लेकर आ गई है? इस जंगल में क्या काम है तुझे? इतना बोल वह प्रशा को देखने लगती है। वहीं प्रशा मिस्का की बात सुन झटके से ब्रेक मारती है। उसके रुकते ही मिस्का भी बाइक रोक देती है। दोनों ही बाइक से उतर जाते हैं। प्रशा अभी डार्क ब्लड के गेटअप में नहीं थी। उसने एक डार्क ब्लू जीन्स और एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। उस पर उसका ओवरकोट था। बाइक से उतर प्रशा बेहद रोब से चलकर सामने गिरे एक टूटे हुए पर ऊंचे पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाती है। प्रशा की मौजूदगी ही माहौल को खतरनाक करने के लिए काफी थी। मिस्का उसे इस जंगल में इतने स्टाइल में बैठते देख समझ जाती है कि प्रशा के दिमाग में कुछ चल रहा है, और प्रशा वहां बैठी एकटक सामने देख रही थी। कुछ सोचकर मिस्का भी प्रशा के पास जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में वहां 3 गाड़ियां आकर रुकी। उन्हें देखते ही मिस्का अलर्ट मोड में आ गई और प्रशा की आंखें कठोर हो गईं। उन गाड़ियों में से कुछ लोग निकले और दोनों लड़कियों को बैठा देख उन्हें बहुत अजीब नजरों से घूरने लगे। उन्हें देखते देखते प्रशा की आंखें नीली से लाल हो रही थी। तभी उनमें से एक आदमी ने बहुत गंदी हंसी हंसते हुए कहा, देखो बॉस, आप कह रहे थे कि ये लड़की पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि ये घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो देखो, शायद ये दोनों हमारा ही इंतजार कर रही थी।
इतना बोल वो आदमी बेशर्मों की तरह हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर वही खड़ा एक आदमी, जो शायद उन सबका बॉस था, बोला, भाई, बात तो सही कह रहा है तू। मिल तो गई दोनों। अब एक तीर से दो निशान करेंगे हम। इतना बोल वो अपने दिल पर गंदी तरीके से हाथ फेर कर बोला, अब एक तीर से दो निशान करेंगे हम। उसके साथ आए आदमी भी हंसने लगे। वहीं मिस्का के तो तोते उड़े हुए थे। वो सोच में थी कि प्रिशा को कैसे मालूम कि कोई उनके पीछे आने वाला है। वो सोच ही रही थी कि उन लोगों की बात सुन मिस्का उन्हें अपनी भयानक नजरों से देखने लगी। उसने अपनी उंगलियों को एक बार झटका और आगे बढ़ने को हुई कि तभी उसे प्रिशा की आवाज सुनाई दी। प्रिशा बोली, कितने पैसे दिए उस टिया बजाज ने तुम्हें? इतना बोल वो उन लोगों को घूरने लगी। उसकी बात सुन उन लोगों ने हंसना बंद कर दिया और हैरानी से प्रिशा को देखने लगे। उनकी हैरानी की वजह प्रिशा समझ चुकी थी, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठ गई और अपनी गर्दन पर एक हाथ फेरा। तभी उन लोगों के बॉस ने कहा, अरे, इन दोनों के लिए तो हमारे दो आदमी ही काफी हैं। सबको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले दो लोग जाओ और मजे करो। यह बोल वह अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठ गया, जैसे कोई शो चलने वाला हो वहां। उन सबकी बातें सुन मिस्का मन ही मन भगवान से विनती कर रही थी, इन लोगों की आत्मा को शांति देना भगवान। इतना सोच वह उन लोगों को देखने लगी। तभी उनमें से एक आदमी, जो बहुत देर से मिस्का के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, उसे देखते हुए बोला, ओए लड़की, तू क्या ऊपर देखकर मन में बोल रही है? तुझे सुनने के लिए हम हैं न। हमसे बोल, हम सब सुनेंगे। इतना बोल वह मिस्का को ऊपर से नीचे देखने लगा। उसकी बात सुन मिस्का तिरछी हंसी हंसते हुए कहती है, उस ऊपर वाले से तुम्हारी आत्मा को शांति देने की फरियाद कर रही थी। उसकी बात सुन उन लोगों की हंसी गायब हो गई। उनका बॉस कुछ बोलने को हुआ कि प्रिशा खड़ी हो गई। उसे खड़ा होते देख सबने अपनी बंदूक निकाल ली। यह देख प्रिशा ने नीचे पड़े लोहे की रॉड पर जोर से एक पैर मारा और वो रॉड उछलकर प्रिशा के हाथ में आ गई। अगले ही पल प्रिशा ने वो रॉड जोर से उन लोगों के हाथों पर चला दिया। सबकी बंदूकें उनकी पकड़ से छूटकर गिर गईं। प्रिशा का इतना सटीक निशाना देख वो लोग हैरान रह गए। लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने प्रिशा और मिस्का को अपनी कमर के पीछे से गन्स निकालते हुए देखा। वो अपनी हैरान नजरों से उन दोनों लड़कियों को देखते हैं, जो मौत बनकर उनके पास आ रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां खड़े सारे लोगों की रूह कांप गई। दरअसल थोड़ी देर पहले जब प्रिशा उन लोगों पर गन पॉइंट करके उनकी तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक प्रिशा ने अपनी गन उछालकर मिस्का को दी और अपने बूट्स में से एक तेज धार का चाकू निकालकर हवा की रफ्तार से उन लोगों के बॉस के पास गई और एक सेकंड के अंदर उसने उस बॉस के सिर से उसका धड़ अलग कर दिया। यह देखते ही सब सुन्न पड़ गए। तभी प्रिशा पीछे मुड़ी और उन लोगों को अपनी बेरहम लाल आंखों से देखा। वो सारे आदमी तो खड़े खड़े कांपने लगे थे। उन्हें कांपता देख मिस्का हंसते हुए बोली, तुम लोगों को क्या लगा कि तुमने हम लोगों को पकड़ा है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ तक आए क्योंकि हम चाहते थे। वो क्या है ना, आज प्रिशा को शिकार करने का मन था, इसीलिए उसने तुम लोगों को यहाँ तक आने दिया। इतना बोल वह वहीं बैठ गई और आगे होने वाले शो के मजे लेने लगी। उन लोगों को प्रिशा में यमराज दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी प्रिशा के आसपास बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। और जो अभी अभी हुआ, वो देखकर तो सबकी पैंट गीली होने की नौबत आ चुकी थी। वहीं अब प्रिशा के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने बस कुछ सेकंड्स लिए और सारे आदमी जमीन पर इधर उधर बिखर गए। उन्हें काफी बेरहमी से मारा गया था, क्योंकि उनके शरीर के टुकड़े यहाँ वहां गिरे हुए थे। प्रिशा उनकी लाशों को घूर रही थी। कह सकते थे कि प्रिशा ने अभी अभी मौत की होली खेली थी। तभी मिस्का प्रिशा से बोली, परी, तुझे कैसे पता चला कि ये लोग हमारे पीछे हैं? उसकी बात सुन प्रिशा उसे देख बोली, जब हम डील के लिए वहां पहुंचे थे, तब मुझे दूर ये सब लोग और वो रंजीत बजाज दिखा था। वो इन्हें पैसे दे रहा था। मैं तभी समझ गई थी कि ये आखिर क्या करने की कोशिश हो रही है। उसकी बात सुन मिस्का बोली,
ओह, तभी तूने डील कैंसिल कर दी और वहां से निकल अकेले यहाँ आई। उसकी बात का प्रशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बाइक के पास आई और उस पर बैठ उसे स्टार्ट कर दिया और दोनों ही उन लोगों को वहां छोड़ उस जंगल से बाहर निकल गए। वहीं मुंबई के एक कोने में एक आलीशान घर जिसके नेमप्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था बज हवेली। उसी हवेली के अंदर हॉल में टिया गुस्से से पागल हो रही थी। उसके सामने ही उसका भाई रंजीत बैठा मजे से फोन चला रहा था। टिया उसे देख इरिटेट होते हुए बोली, भाई, अभी तक उस लड़की के मरने की खबर क्यों नहीं आई? उसकी बात सुन रंजीत चिल होकर कहता है, अरे बहना, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, तू टेंशन मत ले और जाकर सो जा। जब तू सुबह उठेगी तो खुशखबरी तेरे दरवाजे पर होगी। इतना बोल वो उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। रंजीत की बात सुन टिया ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, भाई, आप जानते हो न कि रेयांश सिर्फ मेरा है। बचपन से उसे अपना बनाने की ख्वाहिश पाली है मैंने अपने मन में, और कल की आई उस लड़की ने सोचा कि वो मुझसे मेरे रेयांश को दूर कर देगी। ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। याद रखना भाई, सुबह मुझे उसके मरने की खबर चाहिए, वरना। इतना बोल उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात सुन रंजीत ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी टिया, वो लड़की तुम्हारे रास्ते से हट चुकी होगी, तू जाकर सो जा। इतना बोल वह अपने रूम में चला गया और टिया भी अपने कमरे में जाकर कुछ काम करने लगी। वहीं रेयांश और विराज अपने घर पहुंच चुके थे। कल रेयांश और विराज को किसी काम से बाहर जाना था, इसीलिए विराज भी आज मल्होत्रा मेंशन ही रुकने के लिए आ गया। मेंशन के हॉल में आते ही रेयांश ने अपनी नजरें पूरे घर में दौड़ाई, लेकिन उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो उसे नहीं दिखी, क्योंकि घर के सारे लोग हॉल में ही बैठे थे। पर रेयांश इस बात से अनजान था कि प्रेशा घर आ चुकी है। प्रेशा और मिस्का काफी देर पहले ही घर आ चुके थे, लेकिन तब हॉल में घर का कोई सदस्य नहीं बैठा था। वहीं जब रेयांश अपने रूम में पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा था जिसने उसे हैरान करने पर मजबूर कर दिया। क्या देखा रेयांश ने अपने कमरे में? क्या प्रेशा का सच बाहर आ गया? क्या रेयांश को पता चलेगा कि प्रेशा पर दोबारा हमला हुआ था? और अब प्रेशा क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड, सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।